वंदे मातरम। गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। गौरवशाली भारत की शानदार और यादगार सुबह। आज ही के दिन सन 1950 को हम बने थे लोकतांत्रिक गणराज्य। राष्ट्रीयता की भावना जन जन के चेहरों से व्यक्त होती हुई, पूरा माहौल निखरा और संवरा हुआ। ये संपूर्ण दृश्य कुछ ही देर में भव्यता के नए आकाश छूने लगेगा जब यहां समारोह प्रारंभ होगा और भव्य परेड निकाली जाएगी। हम भारत की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विरासत और भव्यता की एक शानदार तस्वीर के गवाह बनेंगे। इस बार समारोह की विषय वस्तु विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की जननी है। इस बार के समारोह में नारी शक्ति को केंद्र में रखा गया है। 75वां गणतंत्र दिवस समारोह, जिसमें माननीय राष्ट्रपति परेड की सलामी लेंगी। समारोह में हमारे मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। Namaskar. From the cold climes but warm heart of Delhi, from these perfectly proportioned and gorgeously groomed vistas, and of course from every proud Indian to another fellow citizen, 75th Republic Day greetings. Today, as this mist-mingled morning dawns over Kartavya Path, let us come together from different parts of the country, from different areas, to celebrate as one, lest we forget that we belong to a land which has nourished the seed of civilization, and that we inhabit a country where culture, creativity and camaraderie interweave to build nationhood. So today, as the tricolour umbrella of national sentiment brings us together, let each of us know and believe that we stand shoulder to shoulder as one, lest we forget. With a seating capacity of nearly 77,000, Kartavya Path today adorned with viewers from all parts of the country. गणतंत्र दिवस यानी हमारा सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व, जिसका साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से और विदेशों से भी मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। कर्तव्य पथ के दोनों ओर स्थित दर्शक दीर्घाओं में इस वर्ष की परेड बेहद खास है, क्योंकि लगभग 13,000 विशेष अतिथियों को आज की इस परेड को देखने के लिए विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है, जो देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यहाँ पहुंचे हैं अपने परंपरागत परिधानों में। आज का भारत समृद्ध भारत है, सशक्त भारत है, विकसित भारत है, दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो रहा भारत है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा भारत है, संकल्प से सिद्धि की ओर अग्रसर। देश की इस गौरवमयी परंपरा का निर्वहन आज 75वें गणतंत्र दिवस पर मूर्त रूप ले रहा है, नारी शक्ति के उदय और प्रदर्शन के रूप में। Welcome to the grandest parade venue in the country on the most important day of a republic. In a few minutes, we will witness the grand spectacle of our country's military prowess, its scientific developments, glimpses of the rich cultural heritage, all on display. Each year, the parade showcases and celebrates our military might, our diversity in culture, language and traditions, musical and dance traditions, our soldiers, our veterans and our freedom fighters, many of whom are present here at this Kartavya Path. The theme of the Republic Day centers around India, mother of democracy, and Viksit Bharat, or developed India, a day of immense significance as we reaffirm the spirit of freedom. We underscore the sovereignty and self-governance bestowed on us through the Constitution. विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है भारत। यहाँ बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। तमाम विशेषताओं के बीच यहाँ की अनूठी खासियत है यहाँ का गणतंत्र। भारतीय गणतंत्र सदियों पुरानी वो अमूल्य परंपरा है जिस पर हर किसी को गर्व है। वेदों से लेकर पौराणिक ग्रंथों में
गणतंत्र का गौरवशाली उल्लेख है। बौद्ध काल की बात करें या फिर पाणिनि के अष्टाध्यायी और कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, गणराज्यों के वैभव की चर्चा हर जगह है। करोड़ों देशवासियों की आस्था के प्रतीक गणतांत्रिक प्रणाली को स्वतंत्रता के बाद एक नया आयाम प्रदान किया गया। 26 जनवरी 1950 को धूमधाम से मनाए गए पहले गणतंत्र दिवस के बाद से गर्व और गौरव की ये यात्रा जारी है। भारतीय गणतंत्र का मूल है हमारा संविधान। ये देश की शासन व्यवस्था का आधार और पथ प्रदर्शक होने के साथ दुनिया की सर्वाधिक आबादी की अभिलाषाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है। ये देश की अनूठी सांस्कृतिक विविधताओं को भी पेश करता है। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. स्वतंत्रता के बाद जब संविधान बना तो उसमें देशवासियों को सशक्त बनाते हुए मौलिक अधिकार दिए गए। मौलिक अधिकारों में समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। मौलिक अधिकारों के साथ संविधान ने हमारे कर्तव्य भी बताए हैं। वर्तमान समय में हर देशवासी सही तरीके से अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने के साथ कर्तव्यों के प्रति संकल्पित रहे, इसके लिए मौजूदा सरकार ने अनुकूल माहौल प्रदान किया है। आज के भारत में सभी के लिए न्याय और सम्मान है। सरकार की कोशिशों से लोग सशक्त हो रहे हैं। बेहतर वर्तमान के दम पर सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। करोड़ों आकांक्षाओं को साकार करते हुए ये राष्ट्र दुनिया भर में मिसाल कायम करते हुए नए भारत का निर्माण कर रहा है। The atmosphere here at Kartavya Path, reflective of that pride and joy that each one of us feels in our bones when we see and salute our tricolour. We in the commentary box will be from time to time updating you with the different aspects of today's parade, and among them we must highlight the biggest attraction, which is the flypast by the Indian Air Force that occurs as a finale to this parade. This year, too, they are poised to put up a breathtaking show featuring 51 aircraft from the Indian Air Force, Navy and Army, of which 29 are fighter aircraft. Flying at various altitudes and speeds, these aircraft are channeled into a highly synchronized and seamless continuum, an aerial ballet worth watching. The flypast, of course, as you know, is a huge and complex exercise involving several aircraft, hundreds of personnel, many air bases, and of course, precision in terms of time. 75वें गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व हर भारतीय के लिए गर्व और गौरव का अवसर है। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर राष्ट्रीयता के रंगों से दमकता कर्तव्य पथ, हजारों की संख्या में जहां पर आम जनता 42,000 टिकट आम जनता के लिए उपलब्ध कराए गए हैं और इस आकर्षक परेड में देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उन्नत सामरिक शक्ति का अविस्मरणीय प्रदर्शन होता है और उसे पूर्णता प्रदान करता है भारतीय वायुसेना का फ्लाई पास्ट। इस वर्ष की परेड के आकर्षक फ्लाई पास्ट में 51 वायुयान भाग ले रहे हैं, जिसमें लड़ाकू विमान शामिल है, हेलीकॉप्टर शामिल है, परिवहन विमान भी शामिल है। देश की वायुसीमा की रक्षा के लिए सतत मुस्तैद भारतीय वायुसेना के कुशल पायलट्स लगातार उन्होंने कठिन अभ्यास किया है और आज आयोजित होने वाले फ्लाई पास्ट को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। वीरता, पराक्रम और दृढ़ता का गौरवपूर्ण प्रतीक है
भारतीय सेना। भारतीय सेना के शौर्य और अदम्य साहस के गौरवशाली प्रदर्शन को समेटे गणतंत्र दिवस पर होगा भव्य फ्लाई पास्ट। इस वर्ष फ्लाई पास्ट में वायुसेना के 29 लड़ाकू विमान, 8 मालवाहक विमान, 13 हेलीकॉप्टर और एक धरोहर विमान सहित कुल 51 एयरक्राफ्ट दिखाएंगे आकाश में साहसिक करतब। कर्तव्य पथ साक्षी बनेगा तेजस, सुखोई और राफेल जैसे विमानों के हैरत अंगेज कर देने वाले एयर शो का। इस फ्लाई पास्ट में भरी जाने वाली हर एक उड़ान की होगी एक खास थीम जो देगी विशेष संदेश। सबसे पहले आकाश में दिखेगा ध्वज फॉर्मेशन। इसमें 4 मी-17 हेलीकॉप्टर तीनों सेनाओं के झंडे और भारतीय तिरंगे को लहराकर इस पर्व को शुरू करेंगे। इसके बाद बारी होगी रुद्र की। इसमें 4 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर डायमंड फॉर्मेशन के जरिए पेश करेंगे असाधारण करतब। बास की तरह पैनी नजर रखने वाले शूरवीरों का नायाब प्रदर्शन होगा फॉर्मेशन बास में। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड पर नंबर 47 स्क्वाड्रन के बहादुर पायलट कर्तव्य पथ पर बास फॉर्मेशन कॉल साइन के अंदर उड़ान भरेंगे। इसमें 3 MiG-29 विमान आसमान में अपनी रोमांचकारी उड़ान से सबको कर देंगे चकित। एयर शो का दूसरा हिस्सा देखने को मिलेगा गणतंत्र दिवस परेड के बाद। सबसे पहले बारी होगी प्रचंड फॉर्मेशन की। अर्जुन फॉर्मेशन में एक C-295 और 2 C-130 विमान अपने प्रदर्शन से आपको रोमांचित कर देंगे। मुझे अत्यंत गर्व है कि मेरे अफसर और वायु सैनिक इस गणतंत्र दिवस फ्लाई पास्ट के हिस्सा हैं। इसके बाद अगले कुछ मिनटों तक आसमान में हैरत अंगेज कारनामों से आपको रोमांच में सराबोर करने के लिए वायु योद्धा पेश करेंगे तिरंगा फॉर्मेशन। इसमें शामिल होंगे 5 सारंग एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर। 200 स्क्वाड्रन की तरफ से देश के 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद 2 सुखोई 30 और एक बोइंग E-7 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम करतब दिखाने के साथ ही अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे नेत्र फॉर्मेशन में। I will be flying in Su-30 MKI aircraft alongside the Embraer aircraft in Netra formation. वरुण फॉर्मेशन में नौसेना के लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट P-8I 2 सुखोई 30 विमानों के साथ उड़ान भरेंगे। ये मेल अपने आप में शानदार होगा। I'll be flying in Varuna formation along with P-8I in Su-30 MK aircraft. जोश अपने चरम पर होगा जब वायु सैन्य शक्ति में इजाफा करने वाले एक C-17 विमान और 2 सुखोई 30 मिलकर बनाएंगे भीम फॉर्मेशन। I'll be flying with C-17 as Bhim formation in the Republic Day fly past. आकाश में नजरें टिक जाएंगी जब 4 तेजस विमान डायमंड शेप में प्रस्तुत करेंगे फॉर्मेशन तेजस। गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर हम 4 तेजस विमान डायमंड फॉर्मेशन में उड़ाएंगे, जिसमें कि 3 विमान विक फॉर्मेशन में होंगे और चौथा विमान सामने वाले विमान के बिल्कुल पीछे और नीचे रहेगा। गणतंत्र दिवस की शोभा और बढ़ जाएगी जब 6 जैगुआर विमान एरो हेड शेप में बनाएंगे फॉर्मेशन अमृत। मेरे फॉर्मेशन में 6 जैगुआर है। हम 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर एरो हेड फॉर्मेशन में फ्लाई पास्ट करेंगे। इसके बाद राफेल की गर्जना से एक बार फिर गूंज उठेगा कर्तव्य पथ। बजरंग फॉर्मेशन में 6 राफेल विमान अपने हैरत अंगेज कारनामों से
सबको कर देंगे स्तब्ध। 1000 फीट की ऊंचाई पर 3 सुखोई 30 लड़ाकू विमान आसमान में धुएं से बनाएंगे त्रिशूल फॉर्मेशन। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर नंबर 220 स्क्वाड्रन के 3 सुखोई 30 विमान त्रिशूल फॉर्मेशन में गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेंगे। सबसे अंत में होगा विजय फॉर्मेशन। इसमें एक राफेल विमान वर्टिकल चार्ली का विहंगम दृश्य पेश कर दर्शकों को कर देगा मंत्रमुग्ध। तो इंतजार कीजिए उस रोमांचक और भव्य फ्लाई पास्ट का जिसे वायुसेना ने आपके लिए तैयार किया है। भारतीय वायुसेना भारत का गौरव, और यहां कर्तव्य पथ पर इस बार सजावट कुछ विशेष है। यहां पर भारतीय वस्त्र कला को कर्तव्य पथ के दोनों ओर अनंत सूत्र के माध्यम से दर्शाया गया है। 26 राज्यों के 136 विशेष मेहमान यहां मौजूद हैं और साड़ियों, परिधानों और पर्दों को यहां फ्रेम्स में कर्तव्य पथ के दोनों ओर सजाया गया है। इनमें एक 150 वर्ष पुरानी साड़ी भी है और हर फ्रेम के नीचे एक QR कोड है जिसे स्कैन करके उस परिधान और वस्त्र के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। संस्कृति मंत्रालय की ये पहल और कर्तव्य पथ पर अनंत सूत्र का संदेश देने के लिए विशेष मेहमान 136 विशेष अतिथि अलग अलग दीर्घाओं में यहां पर मौजूद हैं, जिन्होंने अपने प्रदेश की पारंपरिक वेशभूषा का यहां पर प्रदर्शन किया है। विशेष अतिथि, जैसा हम सब जानते हैं, कुल 77,000 दर्शकों के बैठने की जगह है, 42,000 आम जनता के लिए और 13,000 विशेष अतिथि, और इनमें वो भी शामिल हैं जिनका जिक्र माननीय प्रधानमंत्री ने मन की बात में किया। With 108 episodes to its credit, Mann Ki Baat remains a unique and outstanding radio program, standing out as one of its kind globally. This distinctive initiative, introduced in 2014 by Prime Minister Narendra Modi, establishes a remarkable communication endeavour that forges a direct and informal connection with the citizens of India, addressing a broad spectrum of issues from social initiatives to culture and heritage, youth and education, health and environmental concerns. The radio program serves as a crucial instrument in fostering unity by transmitting the PM's thoughts and perspectives to the public. Its significance transcends conventional governance, acting as a platform that not only imparts information but also establishes connections, bringing together the diverse fabric of the Indian populace. मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात यानी आपके साथ मिलने का एक शुभ अवसर। मन की बात यानी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से जन जन की बात। 3 अक्टूबर 2014 को मन की बात कार्यक्रम की पहली कड़ी का प्रसारण हुआ। तब से लेकर आज तक ये कार्यक्रम हर महीने के आखिरी रविवार को सुबह 11 बजे प्रसारित होता रहा है। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं नासिक धाम पंचवटी से कर रहा हूं। पंचवटी वो पावन धरा है जहां प्रभु श्री राम ने काफी समय बिताया था। इसी भाव के साथ आप सभी राम भक्तों को कोटि कोटि नमन। जय सिया राम। राजनीति से अलग हटकर ये कार्यक्रम जन भावनाओं से प्रेरित होता है। यानी मन की बात में लगातार उन मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा की जाती है जिनका देश और देश के नागरिक हर दिन सामना करते हैं। गांव से निकला हुआ एक छोटा सा अभियान सेल्फी विद डॉटर को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए मन की बात कार्यक्रम का
बेहद सराहनीय योगदान है। हमें नहीं पता था कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमें टेल एंड पे बॉर्डर के विलेज में भी देख रहे हैं, त्रेवा गांव में। जब उन्होंने लाइव होकर कोई 5.5 मिनट बॉर्डर विलेज त्रेवा में जम्मू में हमसे बात की, ये हमारे लिए गौरवमय बात है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमें ये बात बोल रहे हैं। लगभग हर स्तर पर मन की बात कार्यक्रम ने सकारात्मकता की भावना के माध्यम से परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है और कहीं न कहीं नकारात्मक दृष्टिकोण को सिरे से नकार दिया है। संभवतः इस कार्यक्रम की सबसे खास एवं रोचक बात ये रही है कि ये देश के 100 करोड़ से भी ज्यादा नागरिकों के बीच संचार के बेहद लोकप्रिय और सर्वसुलभ माध्यम यानी रेडियो के जरिए एक दूसरे से जुड़ने का साधन बन चुका है। वोकल फॉर लोकल का ये अभियान पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 23 अप्रैल 2023 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को ऐतिहासिक बताते हुए देशवासियों को बधाई दी थी और सभी को धन्यवाद भी दिया। आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूं, दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता हैं, हमारे देशवासी हैं। इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देश के 100 करोड़ लोग कम से कम एक बार सुन चुके हैं और 23 करोड़ लोग नियमित रूप से मन की बात सुनते हैं। 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों के अलावा मन की बात का प्रसारण 11 विदेशी भाषाओं में भी होता है। आकाशवाणी के 500 से अधिक केंद्रों के माध्यम से मन की बात कार्यक्रम देश के लगभग 90% भौगोलिक क्षेत्र और 98% जनसंख्या तक पहुंचता रहा है। राष्ट्र निर्माण में जब सबका साथ होता है, तभी सबका विकास भी हो पाता है। 27 जनवरी 2015 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। I'm told this is also the first ever radio address by an Indian Prime Minister and an American President together, so we're making a lot of history. मन की बात कार्यक्रम की एक और खासियत रही है कि इस कार्यक्रम में ऐसे अनसंग हीरोज को भी एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जो देश और दुनिया के सामने पहले कभी नहीं आए। जो मुझे साहस मिला है वो मन की बात के माध्यम से मिला है। जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, हम लोगों को एक बड़ा मंच दिया है और लोगों की सेवा करने का जो मौका मुझे मिला है, उसके लिए मैं और महिलाओं को भी प्रेरित करना चाहूँगी। ऐसे प्रधानमंत्री जी जिन्होंने दिल्ली पर्सनली बुलाया, प्रोत्साहन दिया, पूरे दुनिया में इसकी एक बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो गई और सबको काम मिला, इतने सारे फार्मर्स को लाइवलीहुड मिला। कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री के मन की बात के एपिसोड्स में कोरोना योद्धाओं का नाम लेकर प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से उन्हें सम्मानित करने की अपील की और देश के नागरिकों को वैक्सीन के विकास के चरणों से अवगत कराया। इस लड़ाई के अनेकों योद्धा ऐसे हैं जो घरों में नहीं, घरों के बाहर रहकर कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहे हैं। जो हमारे फ्रंटलाइन सोल्जर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, ऐसे साथी जो कोरोना को पराजित कर चुके हैं, आज हमें उनसे प्रेरणा लेनी है। 3 अक्टूबर 2014 से अब तक की अपनी अविस्मरणीय यात्रा के क्रम में मन की बात कार्यक्रम एक जन आंदोलन बन चुका है। मन की बात का पावन संकल्प है विकसित, खुशहाल और प्रगतिशील भारत। In fact, it's also very heartwarming to note today that many people who were specially mentioned in the Man Ki Baat program by the Prime Minister have also been invited here as special invitees by the PMO. A very, very proud and a special moment. And all this in an endeavor to make the parade more participative and more inclusive. In fact, Prime Minister Modi participated in the Bastille Day celebrations as the guest of honor in July last year in France.
today Indo-French relations are anchored on principles that have only strengthened over time. With a strong defense partnership at its core, the two nations are committed to the values of mutual cooperation with deep respect for each other's needs and requirements, and they are working together to leverage similar ambitions to empower each other. Two important nations, one in Europe and the other in Asia, with a similar conception of the world, demonstrate once again today that there is a much better chance of creating a multipolar world with cooperation and collaboration, as India warmly welcomes President Emmanuel Macron as the chief guest for its 75th Republic Day celebrations. गणतंत्र दिवस समारोहों के दौरान विदेशी अतिथियों के इस राष्ट्रीय पर्व में आयोजन में भाग लेने की विशिष्ट परंपरा रही है। 26 जनवरी 1950 को इरविन स्टेडियम पर आयोजित पहले गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो मुख्य अतिथि थे और यह परंपरा आज भी 75वें गणतंत्र दिवस पर निर्बाध रूप से जारी है। इस बार के हमारे खास मेहमान हैं फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों। भारत और फ्रांस, एक और खास बात है, इस वर्ष रणनीतिक साझेदारी की रजत जयंती मना रहे हैं। कुल मिलाकर ये छठा मौका है जब फ्रांस के नेता मुख्य अतिथि के तौर पर गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बन रहे हैं। और एक और खास बात है कि भारत और फ्रांस आपसी सहयोग से और स्वतंत्र रूप से भी बदलते वैश्विक परिदृश्य में अहम भूमिकाएं निभाते आए हैं। भारत और फ्रांस, विश्वास, सम्मान और प्रतिबद्धता, दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध समय के साथ और होते जा रहे हैं प्रगाढ़। प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बॉर्न मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आई थी। ये आत्मीयता सिर्फ दो देशों के नेताओं के बीच नहीं है, बल्कि ये भारत फ्रांस की अटूट दोस्ती का प्रतिबिंब है। जहां भी, जब भी एक देश को समर्थन की आवश्यकता हुई, वहां दूसरे देश ने उसका भरपूर सहयोग किया। इस रणनीतिक साझेदारी के पूरे हो गए हैं 25 साल। फ्रांस, भारत का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर। 1950 के दशक से ही फ्रांस सैन्य विमानन क्षेत्र में भारत के लिए एक विश्वसनीय भागीदार रहा है। भारतीय वायुसेना में पहली पीढ़ी के डसॉ ओरेगन लड़ाकू विमान की खरीद से लेकर हाल के पनडुब्बी और रफायल सौदे तक भारत ने फ्रांस से कई हथियार खरीदे हैं। इसके साथ फ्रांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर स्वदेशी उत्पादन क्षमताओं और संयुक्त उद्यमों के जरिए भारत के रक्षा आधुनिकीकरण के प्रयासों में सहायता कर रहा है। भारत फ्रांस मित्रता के सफर में महत्वपूर्ण वर्ष था 1998। 11 मई 1998। जब भारत ने एशिया में उभरती हुई महाशक्ति के रूप में परमाणु परीक्षण किया, तब तत्कालीन फ्रांसीसी राष्ट्रपति जैक शिराक ने भारत का साथ दिया। पिछले 2.5 दशकों में भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के तहत आपस में शांति, सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, अंतरिक्ष, व्यापार, निवेश, शिक्षा और संस्कृति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग करते रहे हैं। सबमरीन हो या फिर नौसेना के जहाज, हम चाहते हैं कि मिलकर केवल अपनी ही नहीं, तीसरे मित्र देशों की जरूरतों को भी पूरा करने के लिए हम काम करें। भारत और फ्रांस की विदेश नीति लगभग एक सी है। दोनों ही देश स्वतंत्र रणनीतिक स्वायत्ता में यकीन करते हैं। सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होने की वजह से फ्रांस ने काउंटर टेररिज्म, आतंकियों पर लगाम लगाने और मिसाइल कंट्रोल रेजीम में भारत का साथ दिया है। हमारे सशस्त्र बल नियमित बातचीत कर रहे हैं और पूरा योगदान कर रहे हैं ताकि इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनी रहे और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान रहे। आपसी सौहार्द बनाए रखते हुए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जुलाई को पेरिस में आयोजित फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस समारोह बेस्टियर डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया। वहीं इमैनुअल मैक्रोन ने सितंबर में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। भारत कहता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। इसी भावना के साथ भारत और फ्रांस 21वीं सदी की अनेक चुनौतियों से निपट रहे। गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रपति मैक्रोन की उपस्थिति भारत और फ्रांस के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ करेगी और आने वाले वर्षों में सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे। It is a well-established fact that women play an integral part in any society. It is through the empowerment of women that societies can ensure their growth as well, and the Government of India has been focused on promoting Nari Shakti in the country. It is committed to improve women's lives and remove any bottlenecks that come in the way of their progress. During the last 9 years, the central government has launched numerous welfare schemes aimed to empower women and make them lead India's development journey. This year, in addition to larger participation of women in the parade, we also have special invitees from various sectors of industry, manufacturing sector, maintenance workers, women space scientists, and many more. Around 13,000 special invitees of the Prime Minister being given the pride of place, making the whole event inclusive, participative, and truly democratic. A republic that is by the people, for the people, and of the people. कर्तव्य पथ पर विशेष मेहमानों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें सुनिश्चित किया गया है कि हर वर्ग की भागीदारी इस समारोह में हो। बहुत ही खास गणतंत्र दिवस समारोह, इसका थीम है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की जननी। साथ ही इस बार पूरा समारोह नारी शक्ति पर केंद्रित। इस बार आधी आबादी की पूरी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। अलग अलग दीर्घाओं में पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर विशेष अतिथि। इस बार राष्ट्रीय गान के बाद पहली बार परेड की शुरुआत में 100 महिला कलाकार अपनी मौजूदगी का परचम कर्तव्य पथ पर लहराएंगी। ये बदलता भारत है, यहाँ अब महिला अबला नहीं, शक्ति है। ये आज की नारी है, नारी तू नारायणी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहाँ सुख और समृद्धि का स्वाभाविक रूप से वास होता है। सशक्त और समर्थ महिलाएं हमेशा से ही भारत की गौरवशाली संस्कृति की पहचान रही हैं। मैं भी एक बेटी हूँ और मेरी भी एक बेटी है। Women empowerment, I feel really safe and happy right now. गार्गी याज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ हो या फिर मैत्रेयी और यामी जैसी विदुषियों का ज्ञान, इन विदुषियों, इन ऋषिकाओं ने हमेशा से ही भारत के समाज का मार्गदर्शन किया है। मैं धरा हूँ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रियाः। नारी तू नारायणी है के ध्येय वाक्य के साथ पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने न सिर्फ नारी सशक्तिकरण के लिए काम किया है, बल्कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप जो नारी को सम्मान मिलना चाहिए वो भी दिया है। India's vision is not just of development which benefits women. It is of women-led development where women lead the journey of progress.
समावेशी शासन के एक नए युग की शुरुआत करते हुए पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को चरितार्थ किया गया है। देश में समान प्रतिनिधित्व के लक्ष्य के साथ अमृत काल में समावेशी संसदीय लोकतंत्र की मजबूत नींव रखने के लिए नारी शक्ति वंदन विधेयक संसद से पारित किया गया। The bill is passed by the constitutionally required majority. ताकि लोकतंत्र के मंदिर में महिलाओं की बात प्रबल रूप से रखी जा सके और उनके मुद्दों पर अधिक जोरदार ढंग से चर्चा की जाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के दंश से छुटकारा दिलाने की आवाज लंबे समय से उठती रही थी, लेकिन दूसरी बार सत्ता में आने के तत्काल बाद पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई और मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक के दंश से छुटकारा दिलाने का काम किया। महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में महिलाओं को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की, जिससे खेलों से लेकर रोजगार, महिला स्वास्थ्य और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया है। आज मोदी सरकार के बल पर स्वयं सहायता समूहों से लेकर स्टार्टअप्स और व्यापार के क्षेत्र में महिलाएं तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं और समाज में अपनी हिस्सेदारी को मजबूत कर रही हैं। ये करोड़ों महिलाएं इतना वैल्यू क्रिएशन कर रही हैं और इसका अंदाज आपको इनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट से भी लगा सकते हैं। 9 वर्षों में इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने 6.25 लाख करोड़ रुपए का लोन लिया है। ये महिलाएं केवल छोटी एंटरप्रेन्योर ही नहीं है, बल्कि एक ग्राउंड पर सक्षम रिसोर्स पर्सन का काम भी कर रही है। देश की आधी आबादी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला ई हाट मोदी सरकार द्वारा शुरू किया गया। महिला उद्यमियों को समर्पित ऐसा ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जिस पर आज 2.2 लाख से अधिक महिलाएं विक्रेता के रूप में पंजीकृत हैं। साथ ही मुद्रा योजना के द्वारा महिलाएं अपने बल पर उद्यमी बन रही हैं। जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या भ्रूण हत्या रोकने और बेटियों को शिक्षित बनाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है, वहीं पीएम आवास योजना के अंतर्गत महिलाओं के नाम पर आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। पीएम आवास योजना के जो 3 करोड़ से अधिक घर बने, उनमें से अधिकांश महिलाओं के ही नाम है। आज इस व्यवस्था से उन्हें कितना बड़ा सपोर्ट मिला। पीएम आवास ने महिलाओं को घटते आर्थिक फैसलों में एक नई आवाज दी है। मोदी सरकार ने 3 करोड़ गरीबों को घर दिए, जिनमें से 75% महिलाओं को दिए गए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए 9 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। चाय बनाए तो पिलाओ ना फिर। बहुत मीठी चाय पीते हैं आप, हैं? हमसे मीठी हो ही जाती है, मालूम नहीं कैसे। और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के लिए 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है, ताकि महिलाओं को सम्मान और सुरक्षित जीवन मिले। 80 करोड़ गरीबों को मिलने वाले खाद्यान्न से भी सबसे बड़ी राहत महिलाओं को मिली। मोदी सरकार द्वारा 11 करोड़ जल आपूर्ति कनेक्शन और 50 करोड़ लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने से भी सबसे बड़ा लाभ महिलाओं को मिला। साथ ही मातृत्व अवकाश, मातृत्व लाभ के तहत महिलाओं के लिए वेतन के साथ मातृत्व अवकाश की अवधि 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते की गई है। यही नहीं, मोदी सरकार के आने के बाद सुरक्षा बलों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगातार बेहतर की जा रही है। डिफेंस में महिलाओं को स्थायी कमीशन देना हो या पहली बार आर्टिलरी रेजिमेंट में महिला अफसरों को शामिल करना हो, सियाचिन ग्लेशियर जैसे सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में महिला अफसर की तैनाती हो,
या सैनिक स्कूलों में बेटियों के दाखिले की पहल हो, ये सब इन 9 सालों में संभव हो पाया है। I feel very happy and motivated as a woman. चाहे वो रिक्शा हो या हवाई जहाज, हर चीज लड़कियां चला रही हैं। नारी का सम्मान देश का सम्मान। नारी का सम्मान देश का सम्मान। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 सालों में मोदी सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना से लेकर वोकल फॉर लोकल तक ऐसी कई योजनाओं की शुरुआत की है, जिनकी वजह से महिलाओं के जीवन में आ गई है खुशहाली। उनके सपनों को मिल गए हैं पंख और वो हो गई हैं आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और सामाजिक सक्रियता के साथ कदम से कदम बढ़ाते हुए कर्तव्य पथ पर चलते हुए देश के सर्वांगीण विकास में हम महिलाएं पग पग पर साथ है, ये हमारी गारंटी है। जय हिंद, जय भारत। Empowering women, empowering communities, and thus empowering a nation. Kartavya Path on either side, people kitted out in their warm winter woolens. Got up early in the morning. The day dawned a little foggy, but now I think the warmth of the sun slowly warming the bones which were chilled in the morning, absolutely. So January is a cold month in Delhi. And once the parade begins, we shall see faces light up more, the sun climb higher, and of course excitement will touch the sky. People in their traditional attire, special invitees from different parts of the country. And here, this is a splendid view of the forecourt of Rashtrapati Bhavan, the official residence of the President of India. And the dome that crowns Rashtrapati Bhavan, one of the most distinctive features of the building. This is the Jaipur column, topped by the Star of India. And here, ready to receive the Supreme Commander of the Armed Forces, the President of India, Srimati Draupadi Murmu, who will arrive here in a short while from now. माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद पर आसीन होने के साथ भारतीय लोकतंत्र की नई भूमिका रेखांकित हुई है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन एक ऐतिहासिक क्षण है। उनकी नियुक्ति देश के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली संदेश राजनीतिक करियर है। साथ ही उनके पास प्रशासन और संवैधानिक मामलों का गहन ज्ञान भी है। देशवासियों, 75वें गणतंत्र दिवस में कर्तव्य पथ पर माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्वतंत्र मीडिया और जवाब एक राष्ट्र, एक उम्मीद, यह इन सबसे बढ़कर 140 करोड़ आबादी के देश प्रेम का जज्बा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का स्वर्णिम अध्याय है संघर्षशील और कर्मठ देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि महिला होना अथवा आदिवासी समाज में जन्म लेना कोई बुराई नहीं है। अपने निजी जीवन की चुनौतियों को दरकिनार कर रायसीना हिल तक का उनका सफर बेमिसाल संघर्ष और अदम्य जज्बे की कहानी है। अभाव में गुजरा बचपन, युवा काल का संघर्ष, व्यक्तिगत जीवन के उतार चढ़ाव, सार्वजनिक जीवन की सादगी और बेदाग छवि, यही है बहुआयामी प्रतिभा की धनी द्रौपदी मुर्मू का व्यक्तित्व। उन्होंने जनता और समाज से जुड़कर लोगों के बीच एक अलग पहचान बनाई है।
साल 1979 में भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से स्नातक करने वाली द्रौपदी मुर्मू ने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत ओडिशा सरकार के सिंचाई विभाग में क्लर्क की नौकरी से की। क्लर्क की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने राय रंगपुर में एक शिक्षक के तौर पर भी काम किया। जाके क्या बनना चाहती हो? टीचर। वाह, वेरी गुड। टीचर मतलब क्या होता है जानती हो? देश को बनाने वाला, IAS ऑफिसर को बनाने वाला, IPS को बनाने वाला, इंजीनियर को बनाने वाला। टीचर जो होते हैं वो बनाने वाला। जनता के बीच वो देखते ही देखते 1997 में द्रौपदी मुर्मू पहली बार राय रंगपुर नगर पंचायत में वार्ड पार्षद बनी। इसके बाद वो नगर पंचायत की उपाध्यक्ष भी बनाई गई। फिर वो राजनीति में लगातार आगे बढ़ती चली गई। पहली बार सन 2000 में विधायक बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने साल 2000 से 2004 तक नवीन पटनायक के मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के
पढ़ाई की और फिर फ्रांस के प्रतिष्ठित एकोल नाशनल d'administration में वरिष्ठ सिविल सेवा के लिए प्रशिक्षण लिया। राजनीति से पहले मैक्रोन ने एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में काम किया और वित्तीय क्षेत्र में उनके अनुभव ने उनके राजनीतिक करियर के लिए एक अनूठी पृष्ठभूमि प्रदान की। अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत में मैक्रोन ने विभिन्न मंत्रियों के सलाहकार के रूप में काम किया और फिर वर्ष 2012 में तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने मैक्रोन को उप महासचिव के रूप में नियुक्त किया। इसके बाद वर्ष 2014 में मैक्रोन अर्थव्यवस्था, उद्योग और डिजिटल मामलों के मंत्री बने और अपने इस कार्यकाल में उन्होंने कई बिजनेस फ्रेंडली इनिशिएटिव्स की शुरुआत की। मैक्रोन की राजनीतिक यात्रा का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने साल 2014 में आमिया में एक नई पार्टी En Marche की स्थापना की। मैक्रोन के दल को वामपंथियों से लेकर केंद्रवादियों और केंद्र दक्षिणपंथी राजनेताओं और दलों का समर्थन मिला। जब हम अपना मूवमेंट देखते हैं तो मैं जानता हूं कि हम सफल होंगे। हाँ, हम सफल होंगे फ्रांस और फ्रेंच लोगों को यूनिफाई करने में और स्वीकार कराने में। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल जब मैक्रोन ने अपने प्रतिद्वंद्वी मारीन ला पेन को भारी बहुमत से हराकर वर्ष 2017 का राष्ट्रपति चुनाव जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सदैव लोकतांत्रिक मूल्यों, मौलिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर की है, जो आश्वासन देता है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में दोनों देश अग्रसर होने के लिए तैयार हैं। Kartavya Path today, preening beautifully, prettified. The Central Public Works Department, the CPWD, has played an instrumental role, and this is the area opposite the saluting base, all done up in flowers, adorning this space, adding a glow of their own. In fact, many agencies have come together to make sure that history, tradition and ceremonial protocol all get context for this celebration, anchoring the present in a stability that has weathered many storms. सिग्नल 1 आर्मी हेडक्वार्टर सिग्नल रेजिमेंट, जो कर्तव्य पथ से लेकर राष्ट्रीय समर स्मारक तक कई किलोमीटर के क्षेत्र में संचार और ध्वनि का जिम्मा संभाले है, जिसमें पब्लिक एड्रेस सिस्टम और स्पीकर्स बहुत महत्वपूर्ण यहां मौजूद दर्शकों के लिए। In fact, the exceptional quality of sound that you can hear that covers Kartavya Path has been arranged by the 1 Army Headquarters Signal Regiment under the command of Colonel Rajkumar Mishra. माननीय राष्ट्रपति के आगमन पर राष्ट्रगान के समय 21 तोपों की सलामी लेफ्टिनेंट कर्नल विकास कुमार के नेतृत्व में दी जाएगी। गन पोजीशन ऑफिसर हैं सूबेदार अनूप सिंह। शुभ कार्य से पहले अनुष्ठान भी पूरे किए जाते हैं और जिन तोपों से ये सलामी दी जाएगी उनका निर्माण भारत में ही किया गया है। In fact, a lot of preparation, training and rehearsals go into ensuring that everything works like clockwork. It's a proud moment for every soldier, every participant here to take part in this parade. And right across our commentator's booth is the Parade Control Center, where every movement, the music, the coming on of the music and the fading out, everything is going to be controlled here from the Parade Control Center. कई एजेंसियां मिलकर पूरे समन्वय के साथ काम करती हैं और फिर इस विशाल और भव्य समारोह का खूबसूरत आयोजन होता है। इधर दूरदर्शन ने आप तक उत्तम प्रसारण पहुंचाने के लिए
कैसे कैसे इंतजाम किए हैं, आइए देखते हैं। देश के 75वें गणतंत्र दिवस के सजीव एवं सुचारू प्रसारण के लिए दूरदर्शन ने व्यापक प्रबंध किए हैं। राष्ट्रपति भवन, ऐतिहासिक कर्तव्य पथ, इंडिया गेट एवं नेशनल वॉर मेमोरियल से प्रसारण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लगभग 60 अत्याधुनिक हाई डेफिनेशन कैमरे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इनमें से 28 कैमरे कर्तव्य पथ पर लगाए गए हैं। जिनसे गणतंत्र दिवस की भव्य परेड का विस्तृत विवरण उपलब्ध होगा। 15 हाई डेफिनेशन कैमरे इंडिया गेट पर और 12 HD कैमरे राष्ट्रपति भवन पर लगाए गए हैं। इंडिया गेट के ठीक ऊपर लगाए गए कैमरों से कर्तव्य पथ का विहंगम दृश्य देखने को मिलेगा। इसके अलावा डायनामिक एरियल शॉट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 80 फीट से ऊंची 3 हाइड्रोलिक क्रेन्स और 6 जिमी जिब कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाइड्रोलिक क्रेन्स को इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर लगाया गया है। 2 जिमी जिब को नेशनल वॉर मेमोरियल पर, 2 को कर्तव्य पथ पर तथा 1 जिमी जिब को राष्ट्रपति भवन पर लगाया गया है। गणतंत्र दिवस समारोह के प्रसारण को विश्व स्तरीय बनाने के लिए 6 PTZ कैमरों का इस्तेमाल हो रहा है। उच्च स्तरीय तकनीकी प्रसारण तथा लगभग 60 कैमरों में उचित समन्वय के लिए राष्ट्रपति भवन, कर्तव्य पथ एवं नेशनल वॉर मेमोरियल पर 3 हाई डेफिनेशन OB वैन्स की व्यवस्था की गई है। स्पष्ट ऑडियो सिग्नल्स एवं परेड में भाग ले रहे विभिन्न मार्चिंग दस्तों के कमांड सुचारू रूप से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए विशेष डायनामिक माइक्रोफोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। राष्ट्रपति भवन, कर्तव्य पथ एवं नेशनल वॉर मेमोरियल पर मौजूद OB वैन्स को ऑप्टिकल फाइबर लिंक्स की मदद से दूरदर्शन के स्टूडियो से जोड़ा गया है, जिससे उच्च गुणवत्ता के हाई डेफिनेशन सिग्नल्स की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। देश के 75वें गणतंत्र दिवस के गौरवपूर्ण समारोह के प्रसारण को यादगार बनाने के लिए दूरदर्शन के अधिकारी एवं कर्मचारी पिछले लगभग 3 महीने से विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से काम कर रहे हैं। The elaborate arrangements made by Doordarshan to bring you this ceremony live from Kartavya Path. We're now at the National War Memorial that was unveiled in 2019, set up in honor of the martyrs who have displayed acts of valor during wartime. The names of 26,000 soldiers who've made the ultimate sacrifice of their lives in the defense of the nation. It has 4 concentric circles and a central obelisk under which burns the Amar Jyot, representing the immortal soldier. The circles are designed as Chakravyu, an ancient Indian war formation. The start of the parade actually begins here when the Prime Minister arrives and is received by the Defence Minister and other officials along with the 3 service chiefs. After being introduced, he is led inside where he places a wreath of remembrance on behalf of the nation. The National War Memorial, representing the gratitude of a nation to its armed forces. This memorial strengthens the sense of belonging, high moral values,
sacrifice and national pride in our citizens. राष्ट्रीय समर स्मारक हमें उन बहादुर सैनिकों के अप्रतिम शौर्य, असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। कुछ ही समय के बाद यहाँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा और वे कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। राष्ट्रीय समर स्मारक पर 4 चक्र बनाए गए हैं, जिसमें आजादी के बाद भारतीय सेना की भागीदारी वाले 6 युद्धक अभियानों की भी जानकारी दी गई है। अमर चक्र पर 15.5 मीटर ऊंचा स्मारक स्तंभ है, जिसमें अमर जवान ज्योति प्रज्वलित है। परमवीर चक्र से सम्मानित सभी 21 अमर बलिदानियों को विशेष सम्मान दिया गया है राष्ट्रीय समर स्मारक पर, और सभी परमवीर चक्र विजेताओं की यहां कांस्य प्रतिमाएं लगाई गई हैं। देश आज उन्हें नमन कर रहा है। The monument, spread over 40 acres in the heart of the capital city, hallowed grounds where lie enshrined the souls of our soldiers. The Prime Minister paying a solemn homage on behalf of a grateful nation. And you saw those shots taken by the special positioned cameras of Doordarshan, some atop India Gate, as it looks onto the National War Memorial. And there you can see the obelisk with the eternal flame, very solemnly dressed for the occasion. And here at the National War Memorial, there is an inter-services guard comprising 1 officer and 21 inner guards, 7 from each service, along with 6 buglers, 2 from each service, under the command of Major Indrajit Sachin. In fact, when the Prime Minister will arrive here, this guard is in attendance for the wreath-laying ceremony. And here to welcome the Prime Minister here, we have the Prime Minister's carcade going down Kartavya Path. And standing there ready to receive him, we have the Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, the Chief of Defence Staff General Anil Chauhan, Raksha Rajya Mantri Shri Ajay Bhatt, Chief of Army Staff General Manoj Pandey, Chief of Naval Staff Admiral Radhakrishnan Harikumar, and the Chief of Air Staff Air Chief Marshal Vivek Ram Chaudhary. इंडिया गेट और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के बीच स्थित है राष्ट्रीय समर स्मारक। इसे सन 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया था। हमारे गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत अमर शहीदों को श्रद्धांजलि के साथ होती है। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से प्रधानमंत्री शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उनका आगमन हो रहा है राष्ट्रीय समर स्मारक पर। आज के भारत का एक और तीर्थ है राष्ट्रीय समर स्मारक। ये स्मारक अपने वीर शहीदों के लिए राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। श्रद्धा और गौरव, इन भावों का संगम है राष्ट्रीय समर स्मारक। प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह समर स्मारक पर आगमन। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, रक्षा सचिव और तीनों सेनाओं के
अध्यक्षों से मिलते हुए और राष्ट्रीय समर स्मारक की ओर धीरे धीरे प्रस्थान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री। Bestowing tribute, they say, is practiced not so much in words as in action, honoring and revering those who chose to embrace their lives with courage, discipline, dedication, and valor is paying tribute in its finest form. Death may not be a choice, but sacrificing one's life for the country definitely is, and that's why it deserves our deepest gratitude. The Prime Minister will now lead the nation in paying homage to the immortal soldier by laying a wreath at the memorial. The circular wreath, symbolic of eternity, the continuity of life, a circle with no beginning and no end. The evergreens used in the wreath signifying everlasting life. The wreath laying will be followed by 2 minutes of silence to honor and venerate our immortal soldiers, those for whom the nation's safety and protection and integrity came first, always and every time. प्रधानमंत्री द्वारा पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद अंतर सेवा गार्ड सलामी शस्त्र और फिर शोक शस्त्र प्रस्तुत करते हैं।
The buglers sounding the rouse, and the guard commander ordering Salami Shastros salute with arms, marking the completion of 2 minutes of silence. A silence where quiet meets calm and time becomes tranquil, our hearts beating for those which now lie still. Time moves on to create a present, but in its wake it leaves behind stories, memories and heroes, some sung, but many unsung. And today, as we celebrate our 75th Republic Day here in New Delhi, and so many of us are witnessing this celebration from the secure and comfortable spaces we inhabit, our men and women in uniform stand firm and committed, guarding and protecting the length and breadth of this beautiful nation we all call home, across dry deserts and snow-clad mountains, along our long coastline and international borders, keeping us safe and secure. The Prime Minister now moving towards the ceremonial digital book, which is kept there to put down his thoughts of gratitude. अमर शहीदों को राष्ट्र का नमन, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस समय उनके साथ रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव, सीडीएस और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष। अमर जवानों का बलिदान हमेशा प्रेरणा देगा आने वाली पीढ़ियों को। अब डिजिटल पुस्तिका में अपने विचार और अपने मन के भावों को दर्ज करेंगे माननीय प्रधानमंत्री। कैसे शब्दों में बांधें त्याग तुम्हारा, कैसे भावों के समंदर को समेटें हम जब देखते हैं नाम तुम्हारा। तुम मुझसे परिचित न थे, मैं भी तुमसे मिला न था, तुमने जीवन दे दिया मेरे लिए, रहूं मैं सुरक्षित हरदम और मेरे जैसे सब रहे सुरक्षित ये देश हमारा। मेरा तुम्हारा रिश्ता है अटूट, हमारी मातृभूमि है एक, तुम्हारा कर्म उत्कृष्ट है, तुम्हारा बलिदान श्रेष्ठ है। The call of duty, when it beckons, drowns out everything else. Every soldier considers it a matter of honor to fight for the country. And that's what makes this sacrifice so supreme. Because the call a soldier answers raises no doubt, no questions, and no second thoughts. Prime Minister Narendra Modi will now depart from the National War Memorial after paying homage to the immortal soldier who lived to serve and served to save. And as the Prime Minister leaves the National War Memorial after the wreath-laying ceremony and moves towards the saluting base at Rajpath, he carries with him the gratitude of a nation for those who protected this country and a deeper responsibility to lead the nation towards a future that is equitable and secure for all. अब माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन का मार्ग कर्तव्य पथ अब गतिविधियों का केंद्र बनने वाला है। हमारा 75वां गणतंत्र दिवस समारोह। Yes, the focus will now move to the saluting base, where after the arrival of President Draupadi Murmu, Kartavya Path will resonate with a medley of sounds,
The clip-clop of hooves on the tarmac, martial music, the crisp crunch of marching boots, the mechanized rumble of military machine, beautiful folk music, the roar of fighter jets, and of course, repeated applause of an highly appreciative audience here. We're now at the saluting days at Kartavya Path, where we await the arrival of the Prime Minister. The first glimpse of Rashtrapati Bhavan, and you can see the presidents of India and France, Srimati Draupadi Murmu and His Excellency Emmanuel Macron, as they emerge from the Grand Darbar Hall, bedecked with the shining chandelier and velvet tapestry. Both of them being escorted by the Military Secretary, Major General Ranjit Singh Manral, and the Deputy Military Secretary, Group Captain Abhay Fansalkar. The ADCs, Major Rohit Rasgotra and Squadron Leader Saurabh Sharma, escorting the two presidents as they move to the forecourt, wherein we've got the President's bodyguard in position to give the salute to the Supreme Commander and then escort her to the saluting base on Kartavya Path. देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों के साथ दरबार हाल से फोर कोर्ट की ओर राष्ट्रपति भवन के प्रांगण की ओर प्रस्थान कर रही हैं। राष्ट्रपति महोदया के ठीक पीछे हैं राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल रंजीत सिंह मनराल और राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अभय फंसलकर। साथ में अनुशासित ढंग से आगे बढ़ रहे हैं एडीसी स्क्वाड्रन लीडर सौरभ शर्मा और एडीसी मेजर रोहित रसगोत्रा। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड द्वारा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाएगा। नेशनल सैल्यूट के पश्चात राष्ट्रपति महोदया इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के खास मेहमान के साथ ऐतिहासिक बग्गी में कर्तव्य पथ की ओर प्रस्थान करेंगी। The smartly turned out President's bodyguard in the forecourt of Rashtrapati Bhavan on their magnificent horses, the senior-most regiment of the Indian Army, that is 251 years old since its raising in 1773. A unique and distinct regiment as it carries out mounted ceremonial duties for the President. Their officers and men, excellent horsemen, trained tankmen and paratroopers. And now you get to see the special presidential carriage that is making its appearance at the Republic Day Parade after 40 years. The horse-drawn buggy that has gold-plated rims and looks extremely comfortable was used by the British in the pre-independence era and later remained with the Rashtrapati Bhavan. It is used now for Republic Day functions. In fact, it was used till 1984 and then discontinued. It, of course, has an interesting history as it became part of India's history post-independence based on the toss of a coin. Initially used by the President for ceremonial occasions, everyone really excited to see this unique buggy. इधर कर्तव्य पथ पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। राष्ट्रीय समर स्मारक पर जिन्होंने कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय विधिवत स्वागत करेंगे उपराष्ट्रपति महोदय का उनके आगमन पर
और उसके पश्चात माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आगमन होगा। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा। All eyes now on Prime Minister Modi, who will emerge from his car at saluting base for the first time today. At saluting base. And we're all waiting with bated breath to see his beautiful bandhani turban with a matching cravat. His choice of the turban and formal attire, quite a matter of interest for everyone who is here. Prime Minister Modi being received by the Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh, the Chief of Defence Staff, the three chiefs of the armed forces, the Raksha Rajya Mantri, Shri Ajay Bhatt, and the Defence Secretary, Shri Giridhar Aramane. As he makes his way to the enclosures where the ministers from the cabinet, states and their families are all happy and excited to see him and greet him on the occasion of the Republic Day. Prime Minister Modi has always made it a point to personally greet as many people as possible who are on either side of Kartavya Path on this special day. And as was mentioned earlier, there are special invitees this year too to witness the parade, invited on the Prime Minister's behest. Women workers from the electronic manufacturing industry, guests who have featured on the Prime Minister's weekly radio program Mann Ki Baat, space and rocket scientists from ISRO, farmers from the agricultural sectors and professionals from other fields, all seated in these special enclosures. You can see the Finance Minister and other dignitaries, the External Affairs Minister, Mr. Jaishankar, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विशिष्ट अतिथि दीर्घा में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और सभी विशिष्ट अतिथिगणों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रथम परिवार के सदस्य भी यहां पर 75वें गणतंत्र दिवस का हिस्सा बन रहे हैं और विशेष अनुराग उनके प्रति प्रदर्शित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक बहुत ही खुशनुमा अवसर, चिरस्मरणीय अविस्मरणीय 75वां गणतंत्र दिवस। The Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, and his wife, Srimati Sudesh Dhankar, have arrived here, and the Prime Minister rushing to greet them. Greetings being exchanged as they move forward and are acknowledging the greetings from the other dignitaries who are present here, the three service chiefs, the CDS. We're all now waiting for the President of India and the President of France to arrive here. As the Vice President makes his way to the special enclosure, you can see the glimpses of the stately procession with the President's bodyguard bringing the two presidents in state. To be a member of this elite regiment, the men have to be physically fit and mentally alert. The minimum height for each of the troopers is 6 feet, and it is the only regiment of the Indian Army that wears the bright red long coats with gold girdles and white breeches, a blue and gold ceremonial turban with a distinctive fan and Napoleon boots with spurs. देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके साथ इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों आकर्षक बग्गी में
रायसीना पहाड़ी से कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर हो रहे हैं राष्ट्रपति महोदय का ये काफिला। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की यूनिट और यहाँ कर्तव्य पथ पर प्रतीक्षारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, तीनों सेनाओं के प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उपस्थित जनसमूह उत्कंठा से सबकी निगाहें रायसीना पहाड़ी की ओर। विशिष्ट आमंत्रित मेहमान 13,000 के आसपास देश के कोने कोने से पहुंचे हैं। साथ ही वरिष्ठ अधिकारीगण, विदेशी राजनयिक भी हमारे आज के इस राष्ट्रीय गौरव पर्व का हिस्सा बन रहे हैं। देश की प्रगति में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से योगदान देने वाले वो सभी लोग आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, जो कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं और जो नहीं भी मौजूद हैं, वो इन दृश्यों से उसका आनंद ले रहे हैं। Members of the diplomatic corps representing their countries and the common man and woman of India all gathered together to celebrate this fabulous ceremony. The Prime Minister and other dignitaries waiting to receive the President of India and the President of France as they arrive down Kartavya Path. खास मेहमान, खास तौर पर 75वें गणतंत्र दिवस की जो मुख्य थीम है, जो मुख्य धारा है, नारी शक्ति, और इस बार की जो गणतंत्र दिवस की आकर्षक परेड है उसमें नारी शक्ति का अनोखा प्रदर्शन, चाहे वो मैकेनाइज्ड कॉलम्स हों, चाहे वो सशस्त्र सेना बल हों। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर, और हवा में स्वर लहरियां गूंज रही हैं अथ स्वागतम, शुभ स्वागतम की, जो संकेत है माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर्तव्य पथ पर आगमन का। Ananta Sutra, the endless thread textile installation displayed behind the seated spectators by the Ministry of Culture. And you can see these visually stunning saris, panels that have been mounted here, a total of 1,900 saris and drapes from every corner of the country. Each panel has a QR code that when scanned gives you details about the weave and embroidery or other embellishments used on it. This is a tribute to the woman power of India, the millions of weavers who have preserved the timeless traditions and passed on the skill through generations. The installation here also includes a 150-year-old sari. You can see the President's bodyguard in symmetry moving towards the saluting base, handpicked by the President's Secretariat from mainstream armored regiments. This unit has been taking part in several peacekeeping operations as well. The President's bodyguard, Commandant Colonel Amit Birwal, and the President acknowledging the greetings of the spectators who are seated on either side of Kartavya Path. A nation proud to be led by a woman president. Ladies and gentlemen, Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, and the Chief Guest, His Excellency. Once again, as President Draupadi Murmu and President Macron will arrive at the saluting base, who will be received by the Prime Minister. It's a great honor to have His Excellency and then introduced to the other guests who are here before she makes her way to the saluting base and her special seat. We warmly welcome our Honorable Chief Guest. India and France are long-standing strategic partners in Indo-Pacific. President Macron and
President Murmu, using the traditional Indian greeting, Namaste, with folded hands, which has now become a global greeting. The atmosphere warming up here as the mist and fog slowly lift to reveal the radiant faces, the joyous crowds that have assembled here. Prime Minister Modi greeting President Murmu, and of course his friend, the President of France, Emmanuel Macron. A warm embrace and a handshake, an exchange of words as they set the tone for the celebration of their partnership. The President being introduced to the Raksha Mantri, the Rajya Raksha Mantri, the Chief of Defence Staff and the three chiefs, General Anil Chauhan, General Manoj Pandey, Admiral Hari Kumar, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary. President Macron making it a point to shake hands with each of our dignitary. As soon as the presidents and the Prime Minister reach their designated seats, as they climb up the short span of stairs, a 21-gun salute will be given by the ceremonial battery of 871 Field Regiment using the 105mm Indian field gun. And as the thunderous sounds of the guns resonate across the entire Kartavya Path, heralding the start of the parade under the patronage of the Supreme Commander, the national flag will be unfurled and the national anthem will be played by the military bands positioned across below the national emblem, the lion capital of Sarnath. Everyone present here and those watching us at home will also stand in honor and respect of the tricolour unfurled on the 75th Republic Day. The President's bodyguard now moving away from the saluting base, and of course they will be back for the closing part of the ceremony once again to escort the President of India, their Supreme Commander, to her official residence, the Rashtrapati Bhavan.
And now it's time for the parade to begin. And of course, there will be a beautiful flower offering right at the beginning. But we can see over here, for the first time, heralding the parade, a band comprising 112 women artists playing different types of folk and tribal percussion instruments. The dhol and tasha of Maharashtra, the dakpu from Telangana, the dhak and dhol of West Bengal, the shank, the chenda, dolu and kunita of Karnataka, nadaswaram, tutari and cymbals, all playing to Rag Revati of Carnatic music. अब कर्तव्य पथ पर मंजर बदलने वाला है। नारी शक्ति का परचम गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत में शंख ध्वनि हो चुकी है। ये है शुभारंभ। जमीन और आकाश दोनों तैयार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भव्य गणतंत्र उत्सव के लिए भारत के गौरव के उमंग के रंगों को अब चमकते हुए देखिए। निगाहें आकाश की ओर, क्योंकि कानों में आ रही है हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड्स की आवाज। कोहरे के आसमान में इनकी लाइट्स, इनका प्रकाश दिखता हुआ। ध्वज फॉर्मेशन में 4 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते हुए सलामी मंच की ओर। फॉर्मेशन का नेतृत्व विंग कमांडर आनंद विनायक अगाशे कर रहे हैं। उनके साथ विंग कमांडर आदित्य जायसवाल राष्ट्रीय ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए। उनके पीछे सेना के ध्वज के साथ विंग कमांडर शैलेंद्र कुमार सिंह और फ्लाइट लेफ्टिनेंट आदित्य कुमार
विंग कमांडर आशुतोष खंडूरी और विंग कमांडर मानव अधिकारी नौसेना के ध्वज के साथ और विंग कमांडर अभिषेक शर्मा और स्क्वाड्रन लीडर पूर्णिमा वायुसेना के ध्वज के साथ दर्शकों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए शानदार दृश्य, भव्य प्रारंभ। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की भव्य परेड का नेतृत्व संभाला है परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया ने। दूसरी पीढ़ी के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जिन्हें दिसंबर 1989 को पैराशूट रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज हाई कमांड और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र जनरल ऑफिसर ने नवंबर 2023 को जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया का दायित्व संभाला। और परेड कमांडर के ठीक पीछे अपने वाहन पर सवार परेड के द्वितीय कमान 2IC मेजर जनरल सुमित मेहता। मेजर जनरल मेहता को जून 1992 में कमीशन प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल सुमित मेहता। उन्हें सेना कमांडरों और सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया जा चुका है। सन 2010 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है परेड के 2IC मेजर जनरल सुमित मेहता। कर्तव्य पथ पर अब वो परमवीर, वो योद्धा जिन्होंने बाजी पलट दी, दुश्मन को नाकों चने चबा दिए, मौत से आंखों में आंखें डालकर जूझे और वीरता की कहानियां बन गए। स्वागत कीजिए परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित वीरों का। परमवीर चक्र से सम्मानित सुवेदा मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, और सूबेदार मेजर संजय कुमार। और इनके वाहन के ठीक पीछे अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल CA पिठावाला, सेवानिवृत्त, लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह, और कर्नल D श्रीराम कुमार। परमवीर चक्र युद्ध के समय असाधारण वीरता के लिए और अशोक चक्र युद्ध के सिवा जान की बाजी लगाने वाले वीरों को प्रदान किया जाता है। And following the Gallantry Award winners, we have a very special marching contingent and band from France. The band is music of the French Foreign Legion. The French Foreign Legion music band led by Captain Khurda, comprising 30 musicians, playing the Legion's anthem called La Boudin. And close behind them, we have the 2nd Foreign Infantry Regiment. The marching contingent comprising 90 Legionnaires led by Captain Noel. The Legionnaires wear the famous white cap, which can be worn only by Legionnaires who have successfully been through 4 months of hard selection tests, and the best Legionnaires get promoted and wear the black cap you can see in the first row. In fact, in last July, Indian troops and aircraft paraded in Paris for the 2023 Bastille Day, and they are now participating here, the French troops and aircraft. And we can hear the roar. We will shortly see a very special formation of the French Air Space Force, symbolizing the strength of the Indo-French relationship and honoring the presence of our chief guest here today. We could hear the sounds, the glimmer in the sky, gone past us. It was the French Airbus and the Rafale formation which graced our skies today.
marking the Republic Day celebrations in India. The Airpass was captained by Commandant Pagniak Roman, and escorting him in the Rafales were Captain Gracia Antoine and Captain Crisson Jules. Going past the saluting base, the 1st Army contingent leading the mechanized column is that of the 61 Cavalry, led by Major Yashdeep Ehlawat. Raised in 1953, the 61 Cavalry is the only serving active horsed cavalry regiment in the world. The motto of the regiment, Ashwa Shakti Yashobal, meaning horsepower is forever supreme. This regiment has the unique distinction of leading the last recorded cavalry charge in history when it took on the Turks at the Battle of Haifa on the 23rd of September 1918. And this day is to date celebrated as its Battle Honor Day or Haifa Day. कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने अगली टुकड़ी टैंक T-90 भीष्म की है, जिसका नेतृत्व 42 बख्तरबंद रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट फैज सिंह ढिल्लन कर रहे हैं। भीष्म टैंक तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है, जो 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है, घातक वार करता है दुश्मन पर, रक्षा करता है देश की सीमाओं की। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य कर्म शौर्य विजय। भारत की उन्नत सामरिक शक्ति का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर देश का 75वां गणतंत्र दिवस समारोह। T-90 भीष्म रात के समय भी दुश्मन पर प्रहार करने में सक्षम है और इसके ठीक पीछे है नाग मिसाइल सिस्टम। अगली टुकड़ी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के नाग मिसाइल सिस्टम की है, जिसका नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के कैप्टन अभय पंडित कर रहे हैं। नाग मिसाइल कैरियर अतिरिक्त पहियों वाला एक विस्तारित लाइसेंस निर्मित BMP-2 है, जिसे भारत में सारथ नाम दिया गया है। इसमें कुल 12 मिसाइल्स हैं, जिसमें 6 रेडी टू फायर मोड में रहती हैं और 6 स्टोरेज में। भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को स्मार्ट सैल्यूट कैप्टन अभय पंडित द्वारा। नाग मिसाइल सिस्टम के ठीक पीछे है BMP-2x2K। नेतृत्व 23 गार्ड्स के लेफ्टिनेंट शिवम सिंह कर रहे हैं। सारथ नाम का ICV BMP-2 शक्तिशाली आयुध युक्त अत्याधुनिक और रात्रि युद्ध क्षमता वाला एक उच्च गतिशीलता वाला इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है। रात में 4 किलोमीटर तक की दूरी में किसी भी अज्ञात दुश्मन को नष्ट करने की इसकी क्षमता है। युद्ध घोष गरुड़ का हूं बोल प्यारे। BMP-2x2K का आदर्श वाक्य पहला हमेशा पहला। The ICV BMP-2 going past the saluting days, and we have the next detachment comprising 6 modern specialist vehicles that include quick reaction force vehicles, heavy and medium, a light specialist vehicle, vehicle mounted infantry mortar system, all-terrain vehicle and a specialist mobility vehicle. These are new generation vehicles under the Atmanirbhar initiative of the government. These vehicles can be used in the desert and mountainous regions and snowy areas to transport troops, and the specialty of these vehicles is their suspension, which is really flexible, giving it excellent maneuverability. The detachment led by Major Tufan Singh Chauhan of 5 Rajput, Lieutenant Colonel Panmay Kabipun and Captain Armandeep Singh Ojla.
specialized vehicles of the Indian Army that provide them support on the ground. The crowds here all agog with excitement because they're seeing these vehicles for their first time. A perfect opportunity for the Indian Army to share glimpses of the equipment that they have at their disposal. Behind the all-terrain vehicles, we have the Pinaka of the Regiment of Artillery, led by Lieutenant Priyanka Sevda. The Pinaka multi-barrel rocket launcher system is an indigenously designed, developed and manufactured medium-range, all-weather, free-flight artillery rocket system. Fully automated, this offensive weapon system, with each launcher boasting of 12 rockets, developed by the DRDO, Pinaka is a vital component of the offensive operations of the artillery. Sarvatra Izzat o Iqbal, their motto, everywhere with honor and glory, receiving a round of applause from the assembled guests. We now have Swati, the weapon locating radar system, led by Lieutenant Deepthi Rana of the Regiment of Artillery. Developed again by the DRDO and Bharat Electronics, this is a highly mobile radar system designed for automatic first-round detection. The counter battery radar is designed to detect and track incoming artillery and rocket fire to determine the point of origin for counter battery fire. Weapon locating radar system Swati. The President acknowledging their salutes, as we now have the Sarvatra mobile bridging system of the Corps of Engineers led by Captain Suman Singh of 9 Rapid Engineer Regiment, a made-in-India specialized equipment for bridging over dry and wet gaps of terrain. It can span a minimum of 15 meters in a single span and a maximum of 75 meters in multi-span. A lone helicopter, rather 3 helicopters in Vic formation as they move forward, and we have the mechanized column of the Indian Army on the ground. कर्तव्य पथ पर भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता चौहान नेतृत्व कर रही हैं मोबाइल ड्रोन जैमर सिस्टम का। इस सिस्टम का उपयोग ड्रोन, मानव रहित विमान प्रणाली, सिग्नल का पता लगाने, ट्रैक करने और ड्रोन गतिविधियों को रोकने के लिए यानी जैम करने के लिए किया जाता है। आज के समय की चुनौतियों के लिए बेहद कारगर सिस्टम। कोर का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस। और अब सलामी मंच के सामने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन की आकांक्षा गोम्स के नेतृत्व में एडवांस रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम की टुकड़ी शान से आगे बढ़ती हुई। यह सिस्टम देश में ही विकसित किया गया है। यह अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है। यह प्रतिद्वंद्वी के एनालॉग और डिजिटल संचार को रोकने, निगरानी और विश्लेषण करने में सक्षम है। कोर का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस। इस बार सेना की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर। And now going past the saluting base, we have the multi-function radar, the MFRDR radar. This is
led by Captain Abhijit Kumar of 503 AD Missile Regiment. The MR-SAM weapon system is also called the Abra weapon system. It's a medium-range air defense weapon system and is intended for the protection of its own critical assets and ground forces against a vast array of